जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली एक बड़ी डिफेंस डील के बारे में, जो संभावित है कि अंतिम रूप ले सकती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया था, जहां पर अमेरिका के ऑफिशियल्स ने इंडियन ऑफिशियल के साथ जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर के बातचीत करी है। जी हाँ, जेवलिन मिसाइल को लेकर के बातचीत की गई है। जेवलिन अमेरिकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसे दुनिया की सबसे घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स में गिना जाता है और भारत को इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ किया गया है। दरअसल अमेरिका इस मिसाइल सिस्टम का जॉइंट डेवलपमेंट भारत के साथ आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आपको बताते चले कि भारत ने अपनी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑलरेडी लिमिटेड नंबर में इजराइल से इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को खरीद रखा है। और भारत की खुद की जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसने लगभग अपने सभी ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। तो ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के होते हुए भी क्या जेवलिन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, क्योंकि इसके पहले भी अमेरिका के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि भारत को जेवलिन मिसाइल एक्सपोर्ट की जाए, लेकिन उस समय ये डील मटेरियलाइज नहीं हो पाई थी। और एक बार फिर से अमेरिका ने नए सिरे से इसका जो ऑफर है भारत को दिया है। आपको बताते चले कि पिछले कुछ महीने में अगर हम अमेरिकी रिपोर्ट्स को गौर करें तो अमेरिका ने जेट इंजन, जो कि F414 EPE यानी इनहेंस परफॉर्मेंस इंजन है एमका के लिए, इसका ऑफर किया। अमेरिका ने स्ट्राइकर का ऑफर किया। अमेरिका की तरफ से C-130J सुपर हरक्यूलिस का ऑफर किया गया। अमेरिका की तरफ से एडिशनल अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑफर किया गया। एडिशनल चिनूक का ऑफर किया गया। इसके अलावा बोइंग का F-15EX ऑफर किया गया। और भी कई एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका के द्वारा लगातार ऑफर किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये बिलीव कर रहा है कि भारत उनके जो मिसाइल सिस्टम है या दूसरे सिस्टम है, इनको सेलेक्ट जरूर करेगा। और ऐसे में अब भारत की तरफ से अगला कदम क्या होता है, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अमेरिका अपने जितने भी एडवांस प्लेटफॉर्म है इस समय भारत के साथ शेयर करना चाह रहा है। उनका जो जॉइंट डेवलपमेंट है उसको करने के लिए आतुर है, लेकिन ये डिसीजन अब भारत के ऊपर है कि भारत को ये चाहिए या नहीं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना को लेकर के आ रही है। दोस्तों, भारतीय थल सेना जो कि इस समय जो रोबोटिक म्यूल्स हैं इनको इंडक्ट करने वाली है, और तकरीबन 100 की संख्या में जो रोबोटिक म्यूल्स हैं ये भारतीय थल सेना को डिलीवर किए जाएंगे। और इसको लेकर के एक बड़ी खुशखबरी अब सामने आई है। दरअसल 25 रोबोट डॉग्स का जो प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन है ये थल सेना के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है, और माना जा रहा है कि इन रोबोटिक म्यूल्स का जो पहला बैच है ये बहुत जल्दी भारतीय थल सेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। ये रोबोटिक डॉग जो हैं इनको लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया जाएगा एरोडीन के द्वारा, जो कि बेसिकली इनका निर्माण करेगी। और अगर ये म्यूल्स भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म करते हैं तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इनके और भी जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो भारतीय थल सेना के द्वारा प्लेस किए जाएंगे। मीडिया ऑफिशियल से बात करते हुए थल सेना के अधिकारियों ने कहा कि इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें सही पाई गई हैं और उनको पूरा भरोसा है कि जिस उद्देश्य के साथ इनको लिया जा रहा है उसकी पूर्ति ये डॉग्स अवश्य करेंगे। और पहले भी आप सबने इनसे जुड़ी जो वीडियोस और फोटोज हैं वो देखी हुई हैं, जहाँ पर भारतीय थल सेना के द्वारा इनका डिटेल इंस्पेक्शन किया गया था। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। डीआरडीओ की संगत संस्था ADE के द्वारा एक बड़ी तैयारी की जा रही है, और यह तैयारी है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के नेवल वेरिएंट को तैयार करने की। हाल ही में जो लैंड बेस्ड वेरिएंट है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, इसका सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो चुका है, और अब प्रेडिसेसर की तुलना में ये ज़्यादा एडवांस है, और इसका एक नेवल वेरिएंट तैयार किया जाएगा। और अब यहाँ पर मेन फोकस ये होगा कि जो शिप लॉन्च वेरिएंट है उसको तैयार करने के बाद जो शिप बेस्ड मिसाइल सिस्टम है इसे भारतीय नौसेना की जो फ्रंटलाइन वॉरशिप्स हैं इनमें इंटीग्रेट किया जाए, और उसके बाद जो आगे के डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत हो। ADE इस चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट है कि नेवल वेरिएंट के आने के बाद भारतीय नौसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटी इन मिसाइल्स के साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसके बाद ये जो मिसाइल है ये एनिमी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट काफ़ी क्रिएट करेंगी। इसके अलावा एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी इसका तैयार किया जाएगा। जी हाँ, ADE यहीं पे रुकने नहीं वाली है। एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी अंडर डेवलपमेंट है, जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगा। ये मल्टी रोल मिसाइल होगी, जो कि अलग अलग स्ट्राइक मिशन को पूरा करने में सक्षम होगी, यानी कि इससे लैंड और सी अटैक मिशंस को पूरा किया जा सकेगा। और ये कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन भी भारत के लिए होने वाला है। अगर हम बात करें एंटी शिप वेरिएंट की टेस्टिंग की, तो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो टेस्टिंग है ये अगले 12 से 18 महीने के बीच में शुरू हो सकती है, और उसके बाद जो इसका इंटीग्रेशन है डेजिग्नेटेड वॉरशिप्स में ये शुरू कर दिया जाएगा। एक बार जब इसका सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो जाएगा तो इसके जो अलग अलग वेरिएंट है ये हमें इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में देखने को मिलेंगे। एयरफोर्स वेरिएंट की बात करें या एयर लॉन्च वेरिएंट की बात करें तो इनिशियली इसे भारतीय वायुसेना के सबसे पावरफुल सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा,
और उसके बाद जब टेस्टिंग का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो दूसरे जो ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लोर किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इस मिसाइल को और कहाँ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर हम एडी के अधिकारियों की बात माने तो उनका टारगेट ये है कि मिसाइल के क्षेत्र में भारत को काफ़ी मजबूत बनाना है और इसके हर प्लेटफॉर्म में इनको इंटीग्रेट करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिग-27 की जो भूमिका है कारगिल युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इनफैक्ट कई ऐसे मौके आए जब मिग-27 ने अपनी भूमिका को साबित किया, लेकिन क्या आपको पता है कि इन एयरक्राफ्ट्स को रिटायरमेंट से बचाने के लिए एक कॉस्टली एंडेवर की शुरुआत की गई थी, जो कि अगर फाइनल रूप ले लेता तो शायद आज मिग-27 सर्विस में देखने को मिल जाते। दरअसल ये प्लान था इंजन स्वैपिंग का। मिग-27 में शुरुआत से एक कमजोर कड़ी थी, वो थे इनके अंडर पावर इंजन, जो कि सफिशिएंट थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाते थे जितना इस एयरक्राफ्ट को रिक्वायरमेंट थी, और कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे जिनको भारतीय वायुसेना की तरफ से रेक्टिफाई करने का प्रयास किया गया। और कुछ प्रोटोटाइप ऐसे भी थे जहां पर मिग-27 में AL-31F इंजन, जो कि सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको इंटीग्रेट किया गया था। हालांकि परफॉर्मेंस तो काफ़ी इनहेंस हुई थी, लेकिन ये एक कॉस्टली एंडेवर था क्योंकि भारत तकरीबन 150 से ज़्यादा मिग-27 को ऑपरेट करता था और ऐसे में सबको इस इंजन से अपग्रेड करना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे ये भी काफ़ी सीरियस हो रहे थे, जिसके चलते भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट को समय से पहले रिटायर करना पड़ा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर ये कॉस्टली एंडेवर आगे बढ़ता तो शायद मिग-27 इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में हमें आज भी देखने को मिलते। भले ही मिग-21 अब तक साथ छोड़ चुके होते, लेकिन मिग-27 अभी भी भारतीय वायुसेना की सर्विस में हमें लिमिटेड नंबर्स में ऑपरेशनल देखने को मिल सकते थे। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने यही ठीक समझा, क्योंकि जिस प्रकार से एक्सीडेंट रेट इनके बढ़ रहे थे, भारतीय वायुसेना के लिए यही सही था कि इनको रिटायर कर दिया जाए। और फिर 2019 दिसंबर में अंतिम मिग-27 उड़ान भरता है और फिर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। और अगली बड़ी अपडेट बोइंग से आ रही है। हम सब ने पहले भी कहा था कि बोइंग जो है वो F-15EX को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा है और वो इन एयरक्राफ्ट्स को ऑफर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बोइंग ने एक और इंटरेस्टिंग जो मूव है वो सामने रखा है, जहाँ पर बोइंग के अधिकारियों ने ये कहा है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भारतीय वायुसेना को पड़ेंगे। इनके लोकल प्रोडक्शन को लेकर के भी बोइंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बोइंग ने यह भी कहा है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो खरीद होनी है उसमें ये सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म के तौर पर देखे जा रहे हैं। उसके पीछे की एक वजह भी है। F-15 इस पूरे के पूरे कंपटीशन में फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि मैक 2.5 की रफ्तार को प्राप्त कर सकते हैं और ये काफ़ी तेज़ रफ्तार है और इन्हें दुनिया के सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक जेट में गिना जा रहा है। इसके अलावा अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये 13.6 टन की है, जो कि तकरीबन 30,000 पाउंड के आर्मामेंट को कैरी करने में सक्षम है। यानी इकलौता F-15EX ही कई सारे मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। स्ट्राइक रेंज की बात करें तो इसकी स्ट्राइक रेंज तकरीबन 1200 नॉटिकल माइल्स की है, यानी 2222 किलोमीटर की। और इस स्ट्राइक मिशन रेंज के साथ भारतीय वायुसेना आराम से अपने जो एडवर्सरी है उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। कॉम्बैट रिकॉर्ड की बात करें तो F-15 सीरीज अभी तक अनबीटेबल रहा है। 104 एयर टू एयर किल और 0 लॉस के साथ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने पास रखे हुए है और इसीलिए बोइंग को भरोसा है कि इतनी सारी कैपेबिलिटीज को नजरअंदाज कर पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भारत सिर्फ इन कैपेबिलिटीज के दम पर इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। भारत को और भी कई एस्पेक्ट है जिनको देखना पड़ेगा, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन और भी कई चीज शामिल है। फिलहाल ये रिक्वायरमेंट राफेल से पूरी हो रही है, तो देखते हैं इसमें हमें क्या चीजें देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।